आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन न्यू चैप्टर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर अपना जो चैप्टर है न्यू, वो है नाभिकीय भौतिकी। अब देखिए, नाभिकीय भौतिकी के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से पूरा अध्ययन करने वाले हैं और एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर अपन समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज इस नए चैप्टर की शुरुआत अपन यहाँ पे करते हैं और आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नाभिकीय भौतिकी, इसके अंतर्गत अपन किसकी बात करेंगे? इसके अंतर्गत अपन नाभिक की बात करेंगे। नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो नाभिक के बारे में जो भी आवश्यक जानकारियाँ लैब असिस्टेंट के लिए हैं, या लैब असिस्टेंट के लिए जो जो जानकारी आपको ज़रूरत है, वो सभी जानकारी अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर नाभिक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। उस क्षेत्र को हम यहाँ पर नाभिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई एक परमाणु है, ठीक है, तो इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ पे केंद्रित होगा? कुछ यहाँ पे। और इस छोटे से केंद्र को या इस छोटे से क्षेत्र को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। तो नाभिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि नाभिक वह क्षेत्र है जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे अपन। जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो यहाँ पर कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 से 10 की घात -14 के लगभग होती है। क्लियर? अब बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या नहीं है, नाभिक का आकार है। ठीक है, त्रिज्या नहीं है, ध्यान रखना, नाभिक का आकार है। इसको उठा लेना, आकार कर लेना। ठीक है। अब नाभिक में क्या क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक किन किन से मिलकर बना होता है, तो नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक तो क्या होता है? प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, वो नाभिक किस किस का बना होता है? तो नाभिक दो चीज़ों का बना होता है। एक तो प्रोटॉन प्लस दूसरा न्यूट्रॉन। क्लियर? अब ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, अगर हम इसका टोटल निकाल लेते हैं तो टोटल निकालने के बाद जो भी कोई संख्या, मान लो x संख्या आती है, तो इस x संख्या को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग करने के बाद जो संख्या आती है, उस संख्या को या उस प्रत्येक संख्या को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन होता है। क्लियर? या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बाद हम उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या की बात करते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो किसी तत्व के अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास लिथियम हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लिथियम में कितने प्रोटॉन होंगे, तो देखिए, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन भी यहाँ पर 3 होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। क्लियर? जैसे आप आगे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा डिटेल से। चलो बता ही देता हूँ
कि यहाँ पर मान लीजिए आप जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन, चलिए मान लीजिए कोई भी तत्व है, फॉर एग्जांपल कोई भी तत्व हो, उसका टोटल जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 है उदाहरण के लिए। क्लियर? और इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे 11 है। ये तो हो गया परमाणु क्रमांक, यानी ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया? प्रोटॉन। और ये क्या है? तो द्रव्यमान संख्या। क्लियर? अब अगर आपसे यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है तो क्या होगा? न्यूट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक कितना है? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 माइनस परमाणु क्रमांक कितना है? 11। कितना आएगा? 12। तो यानी न्यूक्लियस कितने हो गए इसमें? 12 न्यूक्लियस। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक सूत्र यहाँ पर दिया है कि न्यूक्लियस की संख्या निकालने का सूत्र न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र n बराबर a माइनस जेड। a क्या है? तो a द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या की अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है सर? तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बाद जो x संख्या यहाँ पर आती है वो x संख्या ही क्या है? द्रव्यमान संख्या। और उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसी भी नाभिक को प्रदर्शित करने का कोई तरीका होगा? बिल्कुल है। नाभिक को x तो क्या है? कोई तत्व का प्रतीक। और यहाँ पर जो Z लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक है। A यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो नाभिक का आकार होता है वो कितना होता है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों पर देखा गया कि यहाँ पर जो अल्फा कण जो होता है वो नाभिक से न्यूनतम 4 × 10⁻⁻14 मीटर की दूरी पर होता है। तो इससे एक अर्थ तो यह निकल कर आ जाता है कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो इससे तो क्या होती है? छोटी ही होती है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी नाभिक को एक गोला मान ले, क्या मान ले? किसी नाभिक को एक गोला मान ले तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखते हैं। नाभिक को एक गोला मानेंगे, गोला ही होगा, एक तरह गोला ही होता है नाभिक। ठीक है। ये एक लाइन और लिखी है कि यहाँ पर 1 सेकेंड देखिए, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती घनमूल के समानुपाती होती है। यानी जो नाभिक की त्रिज्या है r, वो समानुपाती होगी किसके? a यानी न्यूक्लियॉन या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होगी। तो ये एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है जो ध्यान रखो, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा कि सर ऐसा क्यों? तो देखिए, इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नीट के पेपर में भी या नीट का जो सिलेबस कराया जाता है उसमें भी नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर तो जानने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पेपर में इस लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे इस लाइन के अंदर से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछेगा। और इस चैप्टर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लाइन आपको याद रखनी है बस।
क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो केवल ये दे देगा फॉर्मूला उठा के, और ऐसे ही 3 एग्जाम्पल और दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में नाभिक की त्रिज्या से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऐसा नहीं पूछेगा कि ये समानुपाती क्यों है क्यों नहीं है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो r है वो समानुपाती है किसके, a के घनमूल के 1/3। समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो r बराबर r नोट a 1/3। यहाँ पर r नोट क्या है, तो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। क्लियर। और यहाँ पर इस r नोट की कोई वैल्यू है, बिल्कुल है। r नोट की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। ये आप देख सकते हैं r नोट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे नाभिक के आयतन की। हमने ऊपर बात की किसकी, त्रिज्या की। अब हम बात करेंगे नाभिक के आयतन की। तो देखिए दोस्तों, जो नाभिक को हम अगर एक गोला मान लेते हैं तो नाभिक का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के समान होगा। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, v यानी वॉल्यूम, आयतन। तो v बराबर 4/3 πr³। ये गोले के आयतन का सूत्र होता है। नाभिक भी एक क्या होता है, गोला होता है। हमको नाभिक की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, बाकी हम आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। तो v बराबर 4/3 πr²। तो r का मान कितना देखा हमने ऊपर, तो हमने देखा r बराबर r नोट a 1/3। तो r की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, क्या करी, r नोट इंटू a 1/3 का क्यूब। अब यहाँ पर जब हम क्यूब करेंगे तो इसी को आगे देखना है, यहाँ पर देखना r नोट का क्यूब इंटू a क्यों आएगा, क्योंकि 1/3 इंटू 3 से 3 गया तो r नोट क्यूब a आ जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आयतन आ जाएगा। अब इस आयतन में जो त्रिज्या है, जो पाई है, जो 4/3 है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो अगर हम कांस्टेंट को हटाकर v का a के साथ संबंध निकाले तो क्या आएगा, जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो v है वो समानुपाती होता है a के। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे नाभिक का घनत्व। तो देखिए नाभिक का घनत्व जो है, आपसे हर एक नाभिक का जो घनत्व है वो निश्चित होता है, और आपसे नाभिक के घनत्व की डिटेल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो सीधा नाभिक का घनत्व पूछ सकता है। तो नाभिक का घनत्व याद रखना होगा। कितना होता है सर नाभिक का घनत्व, तो हर एक नाभिक के लिए नाभिक का घनत्व निश्चित होता है। कितना होता है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्लियर। अब द्रव्यमान आयतन तो हमने ऊपर निकाल लिया, 4/3 πr³ इंटू a, लेकिन द्रव्यमान कैसे निकाले। तो देखो ये कोई क्या है, नाभिक। इस नाभिक में क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इस नाभिक का द्रव्यमान किस किस का होगा, प्रोटॉन प्लस इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, mp प्लस mn। अब वो किस कंडीशन में, जब एक प्रोटॉन हो एक न्यूट्रॉन हो। अब मान लीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या n है, सॉरी p है, क्या है p, और न्यूट्रॉनों की संख्या n है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, p इंटू mp। एक प्रोटॉन की ये p प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp प्लस n न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। तो इसका जो योग आएगा ये आ जाएगा हमारे पास, किसका द्रव्यमान आ जाएगा,
नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन क्या वास्तविकता में ये नाभिक का द्रव्यमान होता है? तो देखिए यहाँ पर तो हम इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये नाभिक का द्रव्यमान नहीं होता। इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, बट इतना ध्यान रखो कि घनत्व निकालने के लिए इसी का यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना एक बात का हमेशा के लिए कि हर एक नाभिक का जो घनत्व है वो निश्चित होता है, और कितना होता है तो एक ही वैल्यू होती है हर एक नाभिक के लिए, वो ये रही। इसी को हम समझने जा रहे हैं नीचे। तो देखिए हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। दोनों का द्रव्यमान लगभग समान है, 0.5 और 0.3 का अंतर है, लगभग समान है। तो दोनों का द्रव्यमान समान मान लिया जाए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन ए कहते हैं। तो ए कण है और एक कण का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 मान लेते हैं और हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो वही हमने किया, यहाँ पर द्रव्यमान निकाला। ए कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बटा में ये आयतन है, और यहाँ पे जो ए है उससे ए कट जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो घनत्व है वो आ जाएगा 2.38 इंटू 10 की पावर या 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 2.38 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये घनत्व हर एक न्यूक्लियस या हर एक नाभिक के लिए यही घनत्व होता है। चलिए अब बात करेंगे नाभिकीय बल के बारे में, और ये थोड़ा एक विशेष प्रकार का बल है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, देखते हैं। यह बल न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करता है। न्यूक्लियन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों के मध्य क्या यह बल कार्य करता है। पृथ्वी पर ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक तीव्र बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। सर अगर इतना ही तीव्र है तो हमको महसूस क्यों नहीं होता? भाई गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है, अगर उससे भी तीव्र है तो फिर हमको महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि यह बहुत छोटे आयतन कह सकते हैं, बहुत छोटे त्रिज्या वाले या बहुत छोटी वस्तु या बहुत अत्यंत सूक्ष्म त्रिज्या वाले कण पर लगता है, बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण पे लगता है, तो इसीलिए महसूस नहीं होता। मान लीजिए कि पृथ्वी के बराबर अगर ऐसा कोई कण होता जिस पर नाभिकीय बल लग रहा हो, तब क्या होता? तो तब तो ये फाड़ के पटक देता अपने को, तो अपन तो बिल्कुल चिपक जाते ज़मीन के। तो इतना तीव्र होता ये, अपने को तो फाड़ देता, बिल्कुल ज़मीन के अंदर ही ले जाता अपने को, तो इतना तीव्र है। देखो यह 10 की घात -15 मीटर की कोटि की कण के ऊपर लगता है, तो अत्यंत छोटे कण पे यह बल कार्य करता है, अत्यंत तीव्र बल है। और न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य यह बल लगता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवेश इस बल को प्रभावित नहीं कर सकता है। देखिए जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, इन कणों के मध्य नाभिकीय बल कार्य करता है। यह बल चक्रण पर निर्भर करता है। चक्रण से क्या मतलब है? चक्रण से मतलब है कि ये कोई हमारे पास नाभिक है, अगर ये दो नाभिक नहीं कण है, हाँ ये कोई नाभिक है और इस नाभिक के अंदर क्या है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन भी इस तरफ घूम रहा है, न्यूट्रॉन भी इस तरफ घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम रहे हैं, और दोनों ही अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुल मिला के दोनों अगर एक ही
एक समान रूप से चक्रण करते हैं तो इनके मध्य लगने वाला जो नाभिकीय बल होगा वो कैसा होगा? ध्यान रखना, सर्वाधिक होगा। लेकिन अगर एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कोई एक तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पर जो नाभिकीय बल होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो चक्रण पर जो है नाभिकीय बल निर्भर करता है कि चक्रण कैसा है, तो ये डिपेंड करता है। देख लेते हैं इसको। यह बल चक्रण पर निर्भर करता है। समान दिशा में चक्रण होने पर कणों के मध्य लगने वाला बल अधिक होता है या अधिक लगता है। विपरीत दिशा में चक्रण होगा तो कणों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? कम होगा। क्लियर? यह संतृप्त बल है। संतृप्त बल से क्या मतलब है देखते हैं। संतृप्त बल से मतलब है कि देखिए आवेश है, ये कोई क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश है, इसके आसपास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, तो इस Q नोट के ऊपर जो बल लगेगा वो बल सभी आवेशों के कारण लगेगा। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की बात करें या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करें या नाभिकीय घटक या कणों की बात करें तो उनके मध्य जो बल लगता है वो किसी निश्चित कणों के कारण ही लगेगा। यानी मान लीजिए कि ये कोई क्या है, एक कण है नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई एक, जिसे हम न्यूक्लियॉन कह लेते हैं। तो ये न्यूक्लियॉन का एक कण है। इस न्यूक्लियॉन के कण पे कुछ ही न्यूक्लियॉनों का बल लगेगा, सभी का नहीं लगेगा। इसका लग जाता है और इसका लग जाता है, तो इनका नहीं लगेगा। तो ये संतृप्त होता है, यानी कुछ निश्चित कणों का ही बल इस पे लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यह संतृप्त बल होता है और इसी कारण यहाँ पर न्यूक्लियॉन पर कुछ न्यूक्लियॉन का ही बल लगता है, सभी का नहीं लगता है। यह एक केंद्रीय बल नहीं है, केंद्रीय बल नहीं होता है और यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। साथ ही साथ जो आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी ऐसा ही होता है, यानी दूरी बढ़ने पर बल घटेगा और दूरी पास कम होने पर बल बढ़ेगा। तो इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। अब देखिए नाभिकीय बल लगता किसके कारण है? तो पाई मेसन कणों के कारण लगता है। ये पाई मेसन कण क्या होते हैं? नाभिक में 32 या 34 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब उन कण में से आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने प्रोटॉन पढ़ा है, न्यूट्रॉन पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा? मतलब 32 तो नहीं पढ़े। उन 32 में एक कण और होता है जिसे हम पाई मेसन कण कहते हैं। अब आपने कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। ये पाई मेसन कण के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर बल लगता है, ध्यान रखना। सर ये कैसे काम करता है तो वो भी बताता हूँ। और ध्यान रखना ये पाई मेसन कण आवेश के आधार पर 3 प्रकार का होता है। घनात्मक आवेश के आधार पर पॉजिटिव पाई मेसन कण, उदासीन आवेश के आधार पर पाई जीरो मेसन कण और नेगेटिव आवेश के आधार पर पाई नेगेटिव मेसन कण। ठीक है, कैसे काम करता है? देखिए हमारे पास ये कोई क्या है? ये कोई पाई मेसन कण है मान लो। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन आकर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए पाई मेसन कण। जैसे नौकरी के लिए सब लड़ते हैं, आपस में जुटते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए, तो जुड़े रहते हैं वो पढ़ाई से नौकरी के लिए। उसी तरह ये कण पाई मेसन कण को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहते हैं। तो इस तरह ये कोई 2 न्यूक्लियॉन है, ये 2 न्यूक्लियॉन पाई मेसन कण प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए हैं। पाई मेसन कण प्राप्त करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुत्थम गुत्थी हो रही है कि एक बार मेरे को मिल जाए या मेरे को मिल जाए।
तो ये आपस में जुड़े होते हैं, तो इसी कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इधर जो बल लग रहा है, जिस बल से जुड़े हुए हैं, उस बल को नाभिकीय बल हम यहाँ पर कहेंगे। चलिए आगे देखिए। अब द्रव्यमान क्षति की हम बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं लैब असिस्टेंट या अन्य कंपटीशन एग्जाम में। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उस नाभिक में उपस्थित प्रत्येक न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो द्रव्यमान हमने ऊपर निकाला है वो द्रव्यमान रियलिटी में नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर निकाला था, क्या निकाला था? हमने निकाला था कि ए मेजन कण है, सॉरी ए मेजन कण नहीं, प्रोटॉन पी है, पी कण है प्रोटॉन के, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp प्लस n न्यूट्रॉन कण है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। इसका जो योग होगा यही क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और किसका द्रव्यमान होता है? तो न्यूक्लियस का द्रव्यमान, यानी नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियस तो केंद्रक होता है, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। अब जो नाभिक होता है उसका रियलिटी में जो द्रव्यमान होता है वो इससे कम होता है। ये जो द्रव्यमान हमने निकाला इससे कम होता है, ये वाला द्रव्यमान। क्लियर? कम क्यों होता है? इतना ध्यान रखो, कम होता है। कम क्यों होता है उसकी बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये कम बताया गया है द्रव्यमान। क्यों बताया गया है? देखिए, सभी कण आते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर नाभिक का निर्माण करते हैं। तो कण आपस में जुड़े हुए हैं किसके कारण? नाभिकीय बल के कारण। सभी कण आपस में जुड़े हुए हैं किसके कारण? नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल कौन उत्पन्न कर रहा है? ये नाभिकीय बल स्वयं कण उत्पन्न कर रहे हैं। स्वयं कण इस बल को उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर? अब इस बल को स्वयं कण कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? तो यहाँ पर बल उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं और बल उत्पन्न कर रहे हैं। कण ऊर्जा लगा रहे हैं, बल उत्पन्न कर रहे हैं। तो कण ऊर्जा कहाँ से ला रहे हैं? तो कण का जो द्रव्यमान m होता है, उस द्रव्यमान में से कुछ द्रव्यमान को वो किस में बदल देते हैं? ऊर्जा में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ऊर्जा में। और उससे वो क्या बनाते हैं? नाभिकीय बल, नाभिकीय आकर्षण बल बना लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने द्रव्यमान को किस में बदला? द्रव्यमान को किस में बदला? ऊर्जा में। तो जितने द्रव्यमान को यहाँ पर ऊर्जा में बदला गया, उस द्रव्यमान को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर? ये द्रव्यमान क्षय कहते हैं। अब देखिए कितना द्रव्यमान क्षय हुआ है। तो टोटल द्रव्यमान माइनस अभी जो वास्तविकता में टोटल द्रव्यमान से कम द्रव्यमान नाभिक का है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो क्षति हुई है वो निकल कर आ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कणों के आधार पर टोटल द्रव्यमान 100 आता है, 100 मान लो, और रियलिटी में अगर देखा जाए इसका द्रव्यमान 90 ही है। तो द्रव्यमान क्षति कितनी हुई? ये 100 तो क्या हो गया? 100 हो गया ये यहाँ तक का, और 90 क्या हो गया? 90 हो गया ये। तो द्रव्यमान क्षति कितनी हुई? 100 माइनस 90 बराबर 10। तो 10 की द्रव्यमान क्षति हो गई, 10 AMU। 10 AMU द्रव्यमान क्षति हो गई। 10 किलोग्राम भी हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात, 10 किलोग्राम तो नहीं, ज़्यादा बोल गया, पॉइंटों में माइनस में घात होती है उसमें। 10 AMU लेके चलो आप, तो ठीक है, 10 AMU द्रव्यमान की क्षति हो गई। अब यहाँ पर सूत्र में देख लो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। MP क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। Mn क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। M क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। A क्या है? परमाणु संख्या।
और एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया है। उदाहरण में आपको बस ये दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है द्रव्यमान क्षति निकालिए। द्रव्यमान क्षति की निकालने के लिए यहाँ पे 11 क्या है, तो 11 जेड है और 23 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ तक बात ही अपनी कंप्लीट होती है और आज की इस क्लास में अपन ने अभी तक बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन ने देख ली है। वैसे तो मैं आगे पढ़ाने के मूड में था, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं। कोई पढ़ाने के मूड में था बट क्या है, अभी मेरे को कोई काम आ गया और उस काम की वजह से आगे मैं नहीं पढ़ा पा रहा। आज आधे घंटे की क्लास आपको मिल गई। बाकी जो क्लास है वो सुबह मैं सर के पास भेज दूंगा, सर आपको डाल देंगे और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कल मैं बायो का भी न्यू चैप्टर शुरू कर दूँ, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। कल बायो का एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपसे न्यू चैप्टर के साथ। वैसे फिजिक्स का न्यू चैप्टर एक लास्ट चैप्टर बचा है, इसके बाद जो करवा दूंगा मैं बायो का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। तो कल इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पढ़िए नोट्स।